हेलो। फॉर्मूला याद करके आए? वेव ऑप्टिक्स के लिए बोला था और मैग्नेटिज्म एंड मैटर के लिए बोला था कि रिवाइज करके आना। नहीं नहीं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के लिए बोला था ना, पढ़ के आना अपने मॉड्यूल से। दिव्यांशी, भूमिका, जशनप्रीत, दीदार सिंह, कृतिका, नवजोत, निष्ठा, पार्विक, पराशर, नवजोत, रिद्धिमा, स्मृतिका, श्रुति, सुनिधि, वैभव, भूमि। अमनदीप नहीं आ रही है कुछ दिनों से। अमनदीप आई हो? अमनदीप नहीं है ना क्लास में? मैम लास्ट क्लास में थी। लास्ट क्लास में थी? यस मैम। फिजिक्स में नहीं आ रही है ना? हाँ बोलो। आई है? अमनदीप बोल क्यों नहीं रही हो फिर? मुझे लगेगा नहीं आई। अब्दुल्ला, अंजलि, अंशुल। नहीं, तुम नहीं बोल रही, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। म्यूट पर हो तुम। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे आवाज ना आए। सुनिधि। मैम अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ अब आई। हाँ जी मैम, मैं बोल तो रही थी, पता नहीं क्यों नहीं आ रही थी आवाज। हाँ जी, 36 बच्चे हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ के आए हो? यस मैम। तुम्हें शायद मैंने बोला था ना कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ के आना, और शायद पर मैंने तुम्हें नोट्स शेयर नहीं करे थे। चार पांच। रिवीजन करते हो घर पे? पंजाब बच्ची। गुरविंदर आया है? गुरविंदर नहीं आया ना? उसको भी बताती हूँ।
ओके, पहले थोड़ा मैग्नेटिज्म एंड मैटर एक बार रिवाइज करा देती हूँ। धनंजय रिवाइज करके आए हो मैग्नेटिज्म एंड मैटर? थोड़ा सा देखा था एनसीईआरटी, मतलब जो नोट ऐसे क्लास नोट्स हैं स्कूल वाले। स्कूल नोट्स में तो कुछ नहीं होगा। मैं स्कूल में देखा था कभी। हम्म, एक मिनट। ये ना, यहाँ से पढ़ने को बोला था। पेज नंबर 263 से। 3 कहाँ है? ये ना, ठीक है। ये पेज नंबर 263 से तुम्हें पढ़ने के लिए दिया था, बट मुझे पता है तुम लोग नहीं पढ़ के आए होंगे। देखो, 4 तरीके के सब्सटेंस होते हैं, डायामैग्नेटिक, पैरा और फेरो। ठीक है, शॉर्ट में बताऊंगी। डायामैग्नेटिक क्या होता है? ये वो सब्सटेंस है जिनको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इनके डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो तुम्हारे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के जो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं, देखो मान लो कोई भी सब्सटेंस है, उसके अंदर स्मॉल डाइपोल्स मोमेंट होंगे, है ना, तो वो डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। इसका मतलब अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या शो करता है? हाईली रिपल्शन, है ना, कि वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? दी सब्सटेंस व्हेन ब्रॉट क्लोज टू पोल ऑफ ए पावरफुल मैग्नेट दे आर रिपेल्ड अवे फ्रॉम द मैग्नेट। इसलिए ये मैग्नेट से दूर भागने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी एक्सेट्रा। पैरा क्या होता है? पैरामैग्नेटिक वो सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर अट्रैक्शन शो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है अट्रैक्ट तो होते ही होते हैं, कुछ हद तक मैग्नेटाइज भी हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगी इन सब्सटेंस को तो ये क्या हो जाएंगे? खुद मैग्नेटाइज हो जाएंगे, बट कैसे? फीबली, मतलब हल्के फुल्के मैग्नेटाइजेशन आ जाएगी। फेरो क्या है? फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट के टुवर्ड्स। उसके अलावा जब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे तो ये बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। कैसे मैग्नेटाइज हो जाएंगे? स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके बाद हमारे पास 3-4 चीजें आती हैं। पहली है मैग्नेटाइजेशन। क्या है? सबसे पहले आता है मैग्नेटाइजेशन। ये याद रखना है, मैग्नेटाइजेशन क्या है? मैग्नेटाइजेशन है कि जब अगर हम किसी भी सैंपल को मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगी, मान लो मेरे पास कोई भी सैंपल है, मैंने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी में रखा, तो उसके मैग्नेटिक मूवमेंट कितना क्रिएट हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है भाई, पोलर और नॉन पोलर पढ़ा है ना, कि मेरे पास पोलर, नॉन पोलर कैसे मॉलिक्यूल होते हैं? जिनका प्लस और माइनस चार्ज एक साथ कोइंसाइड करता है ना, ये नॉन पोलर हो गए ना। ये नॉन पोलर मेरे क्या होते हैं? नॉन पोलर मोलिक्यूल्स बोल लो या नॉन पोलर सब्सटेंस बोल लो, है ना। लेकिन जैसे ही अगर इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगी तो क्या होगा? इनका मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो जाएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट मतलब प्लस अलग बेटा, नेगेटिव अलग, प्लस अलग नेगेटिव अलग, है ना। तो ये इस तरीके के क्या आ जाएगा? इस तरीके से इनपे मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम में। तो ये मैग्नेटाइजेशन क्या है? देखो, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम।
मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट बताओ क्या होती है? मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर मीटर। वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर क्यूब। तो मैग्नेटाइजेशन की यूनिट क्या हो गई? एम्पियर मीटर इनवर्स। ये याद रखना है, मैच करने के लिए आ जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट की क्या है? एम्पियर मीटर। और एम्पेयर मीटर स्क्वायर नहीं होगा इनवर्स में? किसका? मैग्नेटाइजेशन का या मैग्नेटिक मूवमेंट का? मैग्नेटाइजेशन का। नहीं, मैग्नेटाइजेशन का एम्पियर मीटर इनवर्स है, अपॉन में वॉल्यूम है ना, बट मीटर। वॉल्यूम में क्यूब है ना? हाँ, एक सेकेंड, करेक्ट। तो ये एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा, है ना? फिर ये एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा किसका? मैग्नेटिक मूवमेंट का। यस, देखो मैग्नेटिक मूवमेंट का एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, पोल स्ट्रेंथ का होता है एम्पियर मीटर, है ना? पोल स्ट्रेंथ की होगी एम्पियर मीटर। ठीक है, बिल्कुल सही बोला। तो यहाँ पर ये नोट कर लो, क्या पोल स्ट्रेंथ की एम्पियर मीटर होगी, रीडिंग यूनिट्स, मैग्नेटिक मूवमेंट की एम्पियर मीटर स्क्वायर, मैग्नेटाइजेशन की एम्पियर मीटर इनवर्स। तो ये तीन फॉर्मूले, तीन वैल्यूज हमें याद रखनी है पेपर में। उसके बाद क्या है, अब मान लो मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है। देखो, अगर मान लो आपके पास अगर कोई सोलिनॉइड है, तो सोलिनॉइड के एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो फॉर्मूला होता है मेरे पास बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। अब क्या कह रहा है, देखो अगर मैं सोलिनॉइड के अंदर एक ऐसा मटेरियल रख देता हूं जो कि कुछ नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन शो कर रहा है, मतलब उसके अंदर कुछ मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटाइजेशन शो कर रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगी? बी नॉट तो पहले वाली, अब इस मैग्नेटाइजेशन यानी इस मटेरियल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी है वो कितना बढ़ गई? बी एम। ये बी एम किसके बराबर होगा? ये वो वाली मैग्नेटिक फील्ड है जो उस मटेरियल के रखने की वजह से इंक्रीज हुई है, यानी मैग्नेटाइजेशन की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ? बी एम किसके बराबर है? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कैपिटल एम। एम इज योर मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, फिर आती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं बेटा? एच से। किससे? मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डिनोट करा जाता है एच से। क्या बताती है मैग्नेटिक इंटेंसिटी? बोलो, क्या बताएगी मैग्नेटिक इंटेंसिटी? ये बताएगी कि अगर आपने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है ना, कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज एनी मटेरियल up to external magnetic field magnetized any material up to what degree? up to certain degree, है ना? तो वो उसकी क्या बता रही है? इंटेंसिटी बता रही है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? देखो H किसके बराबर है? बी म्यू नॉट, ये म्यू नॉट है, ठीक है, यहाँ पर लिख लो, या B इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ H। B इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ H के बराबर है। और क्या हो जाता है, देखो अगर सिर्फ सोलिनॉइड की बात करूं तो सोलिनॉइड में किसके बराबर होता है मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट एन आई। और यहां से इसने बताया है अगर मान लो सोलिनॉइड के अंदर आपने किसी सब्सटेंस को रखा है तो सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड उस सब की इंटेंसिटी कितनी है ना? तो मैं B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई लिखूंगी और B इक्वल्स टू म्यू नॉट H लिखूंगी, तो मैं कंपेयर करके क्या लिख पा रही हूँ कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है? H इक्वल्स टू एन आई, है ना? सोलिनॉइड की कितनी? H इक्वल्स टू बेटा एन आई के बराबर है। तो सोलिनॉइड के लिए ये वाला केस याद रखना कि H स्पेशली किसके बराबर हो जाता है? N इज नंबर ऑफ टर्न्स, I इज द करंट। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट रिलेशन है वो याद और क्या रखना है, यहां से M इक्वल्स टू और किसके बराबर आया है? जाई H के। जाई एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जिसे हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये बताती है कि अगर मैं किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूंगी तो वो मटेरियल किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी क्या बताती है कि मान लो मैंने तुमसे बोला कि मैंने ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक पर्टिकुलर मटेरियल रखा है जिसकी ससेप्टिबिलिटी -1 है, जिसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव है, तो तुम उससे ही समझ जाओगे कि ये एक ऐसा मटेरियल है जो अगर नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। इसका मतलब वो कैसा मटेरियल है? डाया।
इस पे भी अभी आएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कोई भी मटेरियल अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो किस तरीके से बिहेव करेगा, अपोज करेगा, अट्रैक्ट करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, तो ये बताएगी ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी में एक रिलेशन है। देखो भाई सिंपल सी बात है, मैग्नेटाइजेशन ये प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगी तो वो कितना मैग्नेटाइज हो सकता है ना। और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक की इंटेंसिटी कितनी है उस पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। तो इन दोनों में रिलेशन क्या आया, m इक्वल्स टू जाई एच। जाई को क्या लिख सकते हो, जाई का फॉर्मूला क्या हो गया फिर, म्यू आर माइनस 1। क्लियर हुआ, जाई का एम क्या है यहाँ पे? मैग्नेटाइजेशन, ये वाला m था ना, ये वाला मैग्नेटाइजेशन, इसे कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ये कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये वही m है। तो ये रिलेशन याद रखने हैं 2-3, और म्यू आर और x का तो सबसे ज्यादा याद रखना है, ठीक है। तो म्यू आर माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स जाई। म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी, है ना, म्यू आर इज रिलेटिव परमेबिलिटी। याद रहेंगे ये 3 रिलेशंस, ओके। उसके बाद देखो क्या बताया मैम वो है, आपने अल्फा बनाया था, म्यू आर माइनस 1 इक्वल टू अल्फा। म्यू आर माइनस 1 इक्वल्स टू जाई एक्स, एक्स इज ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, एक्स है एक्स। अल्फा नहीं है भाई, एक्स है, कहाँ लिख रहा है तुम्हें अल्फा, अच्छा अल्फा की बात ही नहीं चल रही, अल्फा कैसे आ जाएगा, मैम वो अल्फा ऐसा लग रहा है ना, तो उसने ऐसे बोल दिया। ठीक है, जाई है जाई, ओके। अब देखो आओ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इन मटेरियल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डाया सबसे पहले है डायामैग्नेटिज्म, ठीक है, इनकी ये वैल्यू भी देख लेना। देखो डायामैग्नेटिक के लिए जाई जो है -1 से 0 के बीच में है, यानी 0 से कम है, इक्वल्स टू 0 नहीं है, ध्यान से देखो, 0 से कम है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक के लिए 0 से ज्यादा है बट किसी पर्टिकुलर वैल्यू से कम हो जाएगी, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक के लिए बहुत 1 से क्या है, बहुत ज्यादा है, तो ये याद रखना है, जाई की वैल्यू फेरोमैग्नेटिक के लिए ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्शन और स्ट्रांगली मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी शो करेगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। डाया का -1 क्या दिखा रहा है, -1 दिखा रहा है रिपल्शन। पैरामैग्नेटिक का 0 to 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक का 0 to 1 के बीच में लाई करेगी जाई की वैल्यू। अब देखो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है तो फील्ड लाइंस देखो कैसे ऊपर से होके जा रही हैं, तो ये साफ साफ क्या दिखा रहा है, रिपल्सन, कि फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं दूर होके। तो ये डायग्राम बनेगा जब डाया को रखोगे, ठीक है। और क्या क्या याद रखना है इसमें तुम्हें, और आपको याद रखना है ये वाला, कि अगर मान लो मैंने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो ये किसकी तरफ भागेंगी, लो फील्ड की तरफ भागेंगी। मान लो नॉन यूनिफॉर्म है ना, किसी पॉइंट पे ज्यादा होगा किसी पे कम होगा, तो ये उस तरफ भागेंगी जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, क्यों, क्योंकि रिपल्शन दिखा रहा है। और क्या याद रखना है इसमें, और ये याद रखना है कि अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या किया जाता है, these are the metals cooled at very low temperature exhibit perfectly conductivity and perfect diamagnetism। मान लो ये ऐसे मेटल्स हैं, जब मेटल्स को हम बहुत हद तक लो टेम्परेचर पे ले आते हैं तो क्या एग्जिबिट करेगा, कंडक्टिविटी परफेक्ट, मतलब हर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा, बट डायामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी भी शो करेगा, ठीक है। इनको सुपर कंडक्टर्स भी बोलते हैं। मिजनर इफेक्ट जब है बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुपर कंडक्टर्स वेरी वो इंपॉर्टेंट। 0 केल्विन पे होता है ना? क्या होता है, 0 केल्विन पे। देखो यहाँ पे मेजर मेंशन तो नहीं है, लेकिन सुपर कंडक्टर्स वही होते हैं कि बहुत लो टेम्परेचर पर भी कंडक्टिविटी, देखो 0 केल्विन पे तो सब फ्रीज हो जाता है ना। मैम तो वही तो होता है ना सुपर कंडक्टर के लिए, यहाँ पे -273 डिग्री सेल्सियस का मैम। कितना, -273 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। यानी 0 केल्विन।
हाँ, लेकिन वो हर मेटल्स के लिए अवेलेबल नहीं है, हर कंडक्टर 0 केल्विन पे सुपर कंडक्टर नहीं है ना। तो देर आर फ्यू मेटल्स जो बहुत लो टेम्परेचर पे मिजनर इफेक्ट शो करते हैं, है ना। और जरूरी नहीं है कि वो 0 केल्विन ही हो, है ना। 0 केल्विन से कम भी हो सकता है, मतलब ज्यादा भी हो सकता है, 0 केल्विन से ज्यादा भी हो सकता है। तो हर किसी का अपना टेम्परेचर अलग होगा, बट वो टेम्परेचर जहां पर परफेक्ट कंडक्टिविटी हो जाए और परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म तुम्हें मिल जाना चाहिए, वो वहां पर क्या बन जाएगा, वो तभी तुम्हारा सुपर कंडक्टर बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर किसी का 0 केल्विन हो और 0 केल्विन पर ही ये होगा, ऐसा कहीं पर ऐसा नहीं है। हर मटेरियल का अपना टेम्परेचर होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? डायमैग्नेटिक, देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या है? डायमैग्नेटिक की तो पढ़ी थी अभी, अच्छा उसी की है। सबसे पहले तो ये है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैं क्या रखूंगी, देखो इफ अ डायमैग्नेट, ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ो, इफ अ डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन इज पोर्ड इनटू ए U ट्यूब and one arm of this U tube is placed between the poles of strong magnet। देखो यहाँ पे strong magnet के बीच में रखा है, और अगर तुम्हारे पास इस पूरे में तुमने क्या फिल कर दिया, डायमैग्नेटिक सॉल्यूशन, तो भाई ये इस मैग्नेट से दूर ही तो भागेगा, तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा, है ना। इसका लेवल कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ नहीं जाएगा, उससे अवे भागेगा, अवे भागेगा तो इसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे तो लेवल अप होगा कि डाउन, तो डाउन होगा। दूसरी चीज याद क्या रखनी है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। फिर आता है पैरा। पैरा में देखो क्या है, पैरा में देखो फील्ड लाइंस कैसे पास करके जा रही है भाई, इसको क्रॉस करके जा रही है। ये क्या दिखा रहा है, ये अट्रैक्शन दिखा रहा है ना, कि यहाँ पर अट्रैक्शन होगी फील्ड लाइंस। और क्या दिखा रहा है, देखो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वीकली मैग्नेटाइज भी हो जाएगा। दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम ए रीजन ऑफ वीक टू स्ट्रॉन्ग। अट्रैक्शन है तो सिंपल सी बात है, अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखोगे तो एक तरफ कम है और एक तरफ ज्यादा है, तो ये किसकी तरफ भागेगा, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागेगा। कौन? पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, the individual atoms of paramagnetic material possesses a permanent magnetic dipole moment of their own। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है इनके पास अपना खुद का डाइपोल मोमेंट होता है। ऑन अकाउंट ऑफ सीजलेस रैंडम थर्मल मोशन ऑफ द एटम, नो नेट मैग्नेटाइजेशन इन सीन। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि थर्मल मोशन की वजह से, हेयर एंड देयर मोशन की वजह से इनका जो नेट मैग्नेटाइजेशन है वो एज 0 दिखाई देता है ना, नेट मैग्नेटाइजेशन नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही इनको मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंट में रखते हो तो इनका मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाता है, इनका डाइपोल मोमेंट अलाइन हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये याद रखना, क्या लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच इज स्ट्रॉन्ग इनफ एंड एट लो टेम्परेचर्स द इंडिविजुअल एटम डाइपोल मोमेंट कैन बी मेड टू अलाइन एंड पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन एज मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें यही पॉइंट याद रखने का है कि खुद के पास मैग्नेटिक मूवमेंट होता तो है, बट उनके रैंडम मोशन की वजह से वो नेट मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट नहीं मिल पाता। बट मैग्नेटिक मटेरियल फील्ड अप्लाई करने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। मतलब ये कुछ इस तरीके से होंगे, देखो इसका डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से होगा, किसी का किधर, 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 है ना। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में रखने से सबका एक साथ अलाइन हो जाएगा इस तरीके से, तो नेट डायरेक्शन मिल जाएगी। अब फिर क्या याद रखना है कि पैरामैग्नेटिक के लिए ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक है। पैरा के लिए ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी। और क्या लिखा हुआ है, वन फाइंड्स दैट द मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटाइजेशन पैरामैग्नेटिक मटेरियल के टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर की अपोजिशन है तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी तो इनका मैग्नेटाइजेशन कम होता चला जाएगा, ठीक है। और देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोथ जाई एंड म्यू आर डिपेंड नॉट ओनली ऑन मटेरियल। मतलब मटेरियल पर तो डिपेंड करेंगी ही करेंगी, उसके अलावा टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो जाई भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और मटेरियल डिपेंडेंट भी है, ठीक है। और क्या लिख रहा है,
एज द फील्ड इज इंक्रीज और द टेम्परेचर इज लोअर, जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करते जा रहे हो, मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, देखो ये तो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर को कम करते जाओगे तो क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी अंटिल इट रीच द सैचुरेशन वैल्यू। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू रीच हो जाएगा, जिस पॉइंट पर जितने भी डाइपोल्स होंगे सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो चुके होंगे। उसके ज्यादा चाहे तुम कितना टेम्परेचर बढ़ा लो, उसका मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ेगा। क्लियर हुआ? तो जाई और टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली मैग्नेटाइजेशन और टेम्परेचर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फॉर योर व्हाट, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये दो इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमें याद रखने हैं। मैग्नेटाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जाई भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। जिस टेम्परेचर पे मैग्नेटाइजेशन सैचुरेट हो जाए वो कौन सा टेम्परेचर है, क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है सर, ठीक है परफेक्ट। बियॉन्ड दिस क्यूरीज लॉ इज नो लॉन्गर वैलिड, उसके बाद क्यूरीज लॉ वैलिड नहीं होगा। फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी ये है, बताओ अगर मान लो मैंने इस यूट्यूब में क्या रखा है, पैरा सॉल्यूशन रखा है, तो ये लेवल बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए, ये लेवल बढ़ेगा बढ़, बढ़ेगा। हाँ जहां पर डाइपोल, जहां पर तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी तरफ इंक्रीज होगा, बट दूसरा वाला आर्म कम हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, किस आर्म की बात हो रही है। जहां मैग्नेटिक मटेरियल है उधर से बढ़ेगा, दूसरी तरफ से फिर सिंपल सी बात है कम होगा। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी इज ये रहा, the susceptibility of a paramagnetic substance varies inversely as the Kelvin temperature of the substance, तो इनवर्सली बढ़ती है। फिर आता है फेरो। फेरो का क्या है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागेंगे और मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं। और क्या लिखा हुआ है, देखो ये वाली लाइन पढ़ो, सबसे इंपॉर्टेंट है। The individual atoms in ferromagnetic material possesses a dipole moment as in the paramagnetic material, है ना। However, they interact with another in such a way that they align themselves in a common direction over a macroscopic volume। ठीक है, तो वही सेम चीज है कि ये भी अपने आप को उसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं और मैग्नेटाइजेशन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होती है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2-3 लाइनें हैं। ये भी क्या होगा, ये भी इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो भी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज अलग है, क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे और टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ा देते हो, है ना, तो तुम्हारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस में बदल जाता है, पैरा में। ठीक है, तो यहाँ देखो, द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। एट हाई इनफ टेम्परेचर ए फेरोमैग्नेट बिकेम्स अ पैरामैग्नेट, तो फेरो पैरा में बदल जाता है। ठीक है, the susceptibility above the Curie temperature is the paramagnetic phase। ठीक है, तो अगर तुमने क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा बढ़ा दिया टेम्परेचर तो नो लॉन्गर फेरोमैग्नेटिज्म, फेरो खत्म हो जाएगा, पैरा बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर याद रखनी है। ये रहा क्यूरी टेम्परेचर क्या है, क्यूरी टेम्परेचर क्या, कौन सा टेम्परेचर है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। इनका फेरोमैग्नेटिज्म कम होने लगता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अपना फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं, सडनली डिसअपीयर हो जाता है और सब्सटेंस पैरा बन जाता है। तो यही टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर है। आयरन के लिए 770 डिग्री, निकल के लिए 358 डिग्री, तो ये इनके टेम्परेचर्स हैं। और क्या है, 2 तरीके के होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, कहाँ गया है, फेरोमैग्नेटिक 2 तरीके के होंगे, एक स्ट्रॉन्ग और एक हार्ड। 2 तरीके के होंगे, देखो एक तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होगा, एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होगा, है ना। क्या डिफरेंस होता है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल या फिर और हार्ड फेरोमैग्नेट? एक बात है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिज्म या हार्ड फेरोमैग्नेट्स, बोलो, या सॉफ्ट फेरोमैग्नेट, क्या फर्क है बेटा इनमें, क्या होगा हार्ड और सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स में? देखो हार्ड वो वाले फेरोमैग्नेट्स हैं, हार्ड वाले वो फेरोमैग्नेट्स हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया गया, तब भी उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रिटेन करेगी, तब भी उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रिटेन
करेगी। बात समझ में आई? इसका मतलब उनकी रिटेंटिविटी ज्यादा है, उसको क्या बोलेंगे? रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्या होता है? हार्ड से याद रखना। हार्ड मतलब कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया, उसके बाद भी उनके अंदर मैग्नेटाइजेशन बची हुई है। सॉफ्ट क्या है? सॉफ्ट वो है जब तक उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है तब तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म, मैग्नेटाइजेशन खत्म। ठीक है, तो मुझे बताओ टेम्परेरी मैग्नेट्स बनाने के लिए मैं सॉफ्ट का यूज करूंगी कि हार्ड फेरोमैग्नेट्स का? टेम्परेरी के लिए, टेम्परेरी के लिए सॉफ्ट सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स यूज करे जाएंगे। तो यही था तुम्हारा इसका क्वेश्चंस। यहाँ से भी क्या होता है, एक बार एक पेपर में एक आध क्वेश्चंस आ जाता है थ्योरी का। ठीक है, क्योंकि कई बार इन टॉपिक्स को हम जेई में ये सोच के कि इजी हैं, ईएम वेव्स को सोच के कि इजी हैं, ऐसे टॉपिक्स को छोड़ देते हैं और क्वेश्चंस यहाँ से भर भर के आते हैं। इसके बाद आज पढ़ना था तुमने वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, आ जाओ वेव ऑप्टिक्स पे। फॉर्मूले ही करवा पाऊंगी और क्वेश्चंस करने के लिए तुम्हें मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई? यस मैम। हाँ, यस मैम। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अगर मेरे पास पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स के लिए कैसा वेव फ्रंट बनता है। पॉइंट सोर्स के लिए कैसा वेव फ्रंट बनेगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर मेरे पास लाइन सोर्स है तो लाइन सोर्स पर कैसा वेव फ्रंट बनता है बेटा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अगर मेरे पास जो लाइन है, मतलब जो लाइट है, वो किस तरीके से आ रही है? सोर्स जो है, मतलब लाइट बहुत इनफाइनाइट दूरी से आ रही है, इनफाइनाइट दूरी से आ रही है तो मतलब पैरेलल हो जाएंगी लाइट रेस। अगर लाइट रेस मेरे पास पैरेलल है तो किस तरीके का सोर्स बनेगा बेटा? प्लेन वेव फ्रंट। तो ये कैसा वेव फ्रंट है? प्लेनर वेव फ्रंट है। ठीक है, इसके बाद आता है कनकेव। कनकेव वाला कराया था, एक बार अपने नोट्स में और ध्यान से देख लेना। ये तुम्हारा कन्वेक्स लेंस का है, तो कन्वेक्स लेंस में भी किसकी तरह बनेगा बेटा? ये कन्वेक्स की तरह बनेगा, बट ये किसका होगा? रिफ्रैक्टेड का, है ना। ये रिफ्रैक्टेड लाइट का है। लेकिन जो तुम्हारी इंसिडेंट लाइट होंगी, इंसिडेंट लाइट पैरेलल होंगी, तो उसके लिए देखो अभी भी कैसा बन रहा है? प्लेनर, है ना। इंसिडेंट लाइट के लिए कैसा बनेगा बेटा? प्लेनर वेव फ्रंट। और जो रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी, सॉरी, रिफ्लेक्टेड के लिए कैसा बनेगा? रिफ्लेक्टेड के लिए इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इंटरफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। यस ठीक है, तो ये इनकी जो शेप होती है, ये कौन सी शेप है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट बना रहे हैं? ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएंगे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वाला, और ये वाला प्लेनर। अब इंटरफेरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के। ठीक है, इंटेंसिटी को क्या लिख सकते हैं? अगर मान लो तुम्हें दो वेव दी हुई है, मान लो y दिया हुआ है a sin ओमेगा टी, y2 दे दिया a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, तो यानी y1 और y2 में फाइव का डिफरेंस है। तो y1 की मान लो इंटेंसिटी i1 होगी, y2 की सपोज इंटेंसिटी i2 है तो दो वेव, तो इन दोनों वेव का इंटरफेरेंस होके क्या इंटेंसिटी मिलेगा? किस फॉर्मूला से निकालते हैं? i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 cos फाइव। अगर इन दोनों की इंटेंसिटी बराबर हो जाती है तो मेरे पास i रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 4i नॉट cos स्क्वायर फाइव बाई 2, है ना। 4i नॉट cos स्क्वायर फाइव बाई 2। ओके, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या है? फेज डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? फेज मतलब फाइव 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है बेटा? पाथ डिफरेंस, है ना। डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस है। डिफरेंट। आई मैक्सिमम, अगर मान लो मुझे मैक्सिमा निकालना है तो i1 और i2 का क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। आई मिनिमा क्या हो जाएगा? अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के टर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। आई मिनिमा के लिए क्या हो जाएगा? a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। अगर मुझे ए मैक्सिमा लिखना है दो रेशो का, ए मैक्सिमा कितना हो जाएगा? सीधा a1 प्लस a2। ए मिनिमा कितना हो जाएगा? सीधा a1 माइनस a2। तो ए मैक्सिमा ए मिनिमा सीधा निकल जाता है, बट अगर इंटेंसिटी की टर्म्स में लिखना है
मान लो आपको इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो A1 प्लस A2 का स्केयर करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर एम्पलीट्यूड में ही निकालना है तो सीधा A1 प्लस A2 हो जाएगा। गॉट इट? ये फॉर्मूले हैं। उसके बाद थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक फिल्म है ना, एक फिल्म है जिसका डिस्टेंस दिया हुआ है मुझे, इस फिल्म का डिस्टेंस स्मॉल डी दिया हुआ है, ठीक है। अब इस फिल्म से क्या होता है बेटा, इस फिल्म से मान लो मेरे पास यहाँ पर ये फिल्म है, इस फिल्म में क्या होगा, देखो ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये लाइट रे इंसिडेंट होंगी ना, तो इसके बाद यहाँ पर दो चीजें होती हैं, क्या, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ लाइट अंदर ट्रांसमिट हो गई, है ना, रिफ्लेक्ट हो गई और ट्रांसमिट हो गई। तो अब ये जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है और जो लाइट ट्रांसमिट हुई है, ये क्या शो करती हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या शो करेंगी, इंटरफेरेंस पैटर्न शो करेंगी। मान लो ये जो पहली वेव है ये रिफ्लेक्टेड रे है, सेकंड बाउंड्री से क्या होगा, सेकंड बाउंड्री से भी मान लो कुछ रे रिफ्लेक्ट होके ऐसे बाहर चली गई, तो ये सेकंड रे है। क्या दोनों रिफ्लेक्टेड है, 1 और 2? ये भी रिफ्लेक्शन है और ये वाली भी बेटा रिफ्लेक्टेड है, हाँ या ना, यस और नो? यस मैम। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं, इन दोनों का इंटरफेरेंस होगा। अब बात सुनो, क्या होगा, मैंने यहाँ पर देखो ये लाइन लिखी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है कि जब भी रिफ्लेक्शन रेयर से डेंसर मीडियम में होगा, सुनो, अगर लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हुए टकराएगी तो 180 डिग्री का फेस चेंज होगा। तो बताओ पहली रे का फेस चेंज हुआ होगा कि दूसरी रे का? ये एयर है, यहाँ भी मैम एयर है, दूसरी है। ये डेंसर है, नहीं, ध्यान से देखो, रेयर से डेंसर टकराएगी तो रेयर से डेंसर यहाँ टकराई है ना, फर्स्ट Yes, वाली ma'am. में, हाँ फर्स्ट वाली में टकराई है, तो यानी पहली वाली जो बाउंड्री, पहली वाली जो है उसका 180 डिग्री का फेस चेंज हुआ है, सेकंड वाली का नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ से लाइट ट्रांसमिट कर जाएगी बाहर, कोई दूसरी रे आएगी वो यहाँ से भी ट्रांसमिट करेगी, तो ये ट्रांसमिटेड जो रे हैं 1 और 2, ये भी आपस में क्या करेंगी, इंटरफेरेंस करेंगी। तो दोनों रेज रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिटेड दोनों इंटरफेरेंस करती हैं। तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्शन में 180 डिग्री का फेस चेंज होगा, कब, जब लाइट वेव ट्रेवल करेगी, ध्यान सुनना, वेव, जब वेव ट्रेवल करेगी रेयर से डेंसर मीडियम की बाउंड्री में, ठीक है, तो 180 डिग्री का फेस चेंज ले लेगी। ओके, अब मुझे YDSC में बताओ बेटा, YDSC में मेरे पास अगर मैक्सिमा की कंडीशन थी तो पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए मैक्सिमा के लिए, n लैम्डा, मैक्सिमा Yes, के लिए ma'am. पाथ n Yes, लैम्डा, ma'am. और अगर मिनिमा था तो कितना था, 2n+1 लैम्डा बाय Lambda by 2. 2, है ना, यही था। तो देखो यहां पर तुम्हारे पास पाथ डिफरेंस यानी डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स किसके बराबर आता है, 2μd। डी क्या है, डी क्या है, थिकनेस ऑफ फिल्म, ठीक है, ये जो Yes. फिल्म है ये उसकी थिकनेस है। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिल्म, है ना, ये जो फिल्म आपने रखी है या स्लैब आपने रखी है, ये उस स्लैब का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब देखो केस क्या है बेटा, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो भी इंटरफेरेंस बना रही है, देखो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो भी इंटरफेरेंस बना रही है और ट्रांसमिटेड लाइट भी इंटरफेरेंस बना रही है। डेल्टा एक्स दोनों सबका सेम रहेगा, 2μd। रिफ्लेक्शन में क्या हुआ, रिफ्लेक्शन में 180 डिग्री का फेस चेंज हो गया, 180 का फेस चेंज होने के कारण जो n लैम्डा मेरी मैक्सिमा की कंडीशन बनती थी वो यहाँ किसकी बन गई, मिनिमा की। 2n+1 लैम्डा बाई 2 जो मेरी मिनिमा की कंडीशन बनती थी वो यहाँ किसकी बन गई, वो यहाँ किसकी कंडीशन बनी बेटा, मैक्सिमा की कंडीशन बन गई। बात समझ में आ गई, ठीक है। ट्रांसमिटेड लाइट में सेम रहेगा क्योंकि ट्रांसमिटेड लाइट में कोई भी फेस चेंज नहीं हुआ है, यहाँ लिख लो ट्रांसमिशन में कोई फेस चेंज नहीं होता, नो फेस चेंज अकर, यहाँ कोई फेस चेंज अकर नहीं हुआ है। तो 2μd इक्वल्स टू n लैम्डा, n लैम्डा मेरी किसकी कंडीशन होती थी, मैक्सिमा की, तो ये मैक्सिमा है। 2n+1 लैम्डा बाई 2 मिनिमा की कंडीशन होती थी, तो यहाँ ये क्या है, मिनिमा। बस तुम्हें एक शब्द याद रखना है, 2μd, डेल्टा एक्स किसके बराबर है, 2μd के बराबर, ठीक है। बाकी तुम्हें पता ही है मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन। रिफ्लेक्शन में क्या कर देना, उसका उल्टा कर देना, YDSC का उल्टा कर देना रिफ्लेक्शन के केस में, ठीक है। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 180 का फेस चेंज है। बात समझ में आ गई, बोलो, हेलो, Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Yes. हाँ, उसके बाद ये तुम्हारा वही है YDSC वाला कि डेल्टा एक्स हमारा पाथ डिफरेंस किसके बराबर आता था, डी साइन थीटा। डी क्या होता था, दो स्लैब्स के बीच का डिफरेंस, है ना, दो स्लैब का विड्थ, कि दोनों स्लिट्स के, सॉरी आई एम सॉरी नॉट स्लैब, दोनों स्लिट्स के बीच का थिकनेस कितना है ना, तो ये स्लैब्स के बीच की डिस्टेंस है कितना, डी साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर हो जाता था बेटा, y अपॉन डी। अब बात आई कि y क्या है, y क्या होगा, मान लो आपको इस पॉइंट पे निकालना है कि मुझे मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, तो y वो डिस्टेंस है जिसको कहां से कैलकुलेट करा जाता है, सेंटर मैक्सिमा से, ठीक है। तो y क्या है, सेंटर मैक्सिमा से दूरी। तो मैक्सिमा कंडीशन में डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा, यहाँ पर एन लैम्डा के बराबर। तो डी वाई बाई डी, यहां से डी को इधर ले जाओ, तो y की वैल्यू आई एन लैम्डा डी बाई डी। इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा पहला ब्राइट कितनी दूरी पर मिलेगा सेंटर मैक्सिमा से, तो कितनी दूरी पर मिलेगा पहला ब्राइट, एन की वैल्यू 1 रख दो। पहला ब्राइट कहाँ मिलेगा, फर्स्ट बीटा, पहला ब्राइट पहला बीटा, दूसरा ब्राइट दूसरा बीटा, तीसरा ब्राइट थर्ड बीटा, फोर्थ ब्राइट फोर्थ बीटा, ये सिखाया था। तो ये याद रखना कि जो डिस्टेंस है वो कहाँ से कैलकुलेट होती है, सेंटर मैक्सिमा से। कहाँ से कैलकुलेट होंगी, सेंटर मैक्सिमा से। फिर आता है मिनिमा, कि मिनिमा की डिस्टेंस क्या होगी, तो बेटा यहाँ से मिनिमा की डिस्टेंस क्या होगी बताओ। अगर मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा मेरा फोर्थ मिनिमा कहाँ बन रहा है, तो तुम क्या कहोगे, 3.5 बीटा, याद है। y की वैल्यू क्या आती है, यहाँ से देखो ये री y की वैल्यू, बीटा को और क्या लिख सकते हो, 2n+1 लैम्डा बाई 2, बीटा को क्या लिख सकते हो, डी बाई डी, है ना, डी बाई डी। तो ये बीटा हो गया। तो अगर मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा मेरा फोर्थ डार्क, तुम कहोगे मैम 3.5 बीटा, सिक्स्थ डार्क 5.5 बीटा, है ना। तो डार्क में क्या करना है, 0.5 घटा देना है ना। बीटा याद रखना, बीटा क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी। बीटा की वैल्यू याद रहेगी बेटा, बीटा क्या होता है, लैम्डा Lambda डी D by D. डी। कैपिटल डी क्या है, स्लिट से डिस्टेंस किसकी, स्क्रीन की, है ना, ये वाला कैपिटल डी होगा। याद आ गया बीटा। बीटा क्या है, फ्रिंज विड्थ, याद है बीटा, बीटा क्या थी, Yes. बीटा फ्रिंज विड्थ थी। फ्रिंज विड्थ किसके बराबर थी, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर, करेक्ट। Yes, ma'am. अरे हाँ, ये था मेरा बीटा की वैल्यू। अब तुम्हें पता चल गया कि सेंटर मैक्सिमा से अगर फिफ्थ ब्राइट की मैं तुमसे पूछूं कि बताओ बेटा सेंटर मैक्सिमा से पांचवा ब्राइट कहाँ बनेगा, तो तुम डिस्टेंस निकाल दोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे बीटा को, है ना। मैं तुमसे कहूँ कि बेटा बताओ 10वां डार्क कहाँ बनेगा, तो तुम 9.5 को मल्टीप्लाई करोगे बीटा से, पास, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस। फिर आता है एंगुलर फिर एंगुलर फ्रिंज विड्थ, लीनियर फ्रिंज विड्थ तो बीटा हो गया। फिर आता है एंगुलर विड्थ, एंगुलर को थीटा से दिखाते हैं। ये किसके बराबर होता है, लैम्डा अपॉन डी के, याद रखना। ये किसके बराबर हुआ, लैम्डा Lambda upon D. लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ठीक है, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। मान लो अब यहाँ पर एन लग जाएगा, क्या है, थीटा एन, एन लैम्डा अपॉन डी। एन क्या है, एन वो वैल्यू है जो तुम्हें एनथ डार्क या एनथ ब्राइट बताएगी, दोनों। अगर मैं तुमसे कहती हूँ कि बताओ बेटा एनथ ब्राइट क्या होगा, सॉरी मैं तुमसे कहती हूँ कि मेरे फिफ्थ ब्राइट की एंगुलर फ्रिंज विड्थ बताओ, तो क्या हो जाएगी, 5 लैम्डा बाई डी। मैं तुमसे कहती हूँ सिक्स्थ डार्क की बताओ, तो क्या कर दोगे, 6 लैम्डा बाई डी। ये क्या है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ में बस कैपिटल डी नहीं आता, बाकी फ्रिंज विड्थ के बराबर ही रहेगी, बस कैपिटल डी से डिवाइड कर दो, वो तुम्हारी क्या बन जाएगी, एंगुलर विड्थ, है ना, एंगुलर विड्थ हो गई। एंगुलर विड्थ क्या है, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, मान लो यहाँ सेकंड ब्राइट है, तो सेकंड ब्राइट से ये यहाँ पर डिस्टेंस बनाओगी ना, तो ये जो एंगुलर थीटा वाला डिस्टेंस आता है ये एंगुलर विड्थ कहलाई जाती है। याद रखना मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए एन यूज करेंगे, यहाँ पर 2n+1 का कोई लेना देना नहीं है, एन ही यूज होगा, ठीक है। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को उठा के पानी में रख देती हूँ तो मेरी फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएंगी, बी डैश इक्वल्स टू बीटा बाय म्यू हो जाती है। ये बीटा बाय म्यू क्यों होंगी, क्योंकि लैम्डा क्या हो जाता है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है किसी भी मीडियम में, करेक्ट। करेक्ट। अगर मान लो तुम्हारा सिस्टम जो YDSC का है वो पहले एयर में है, एयर में से उठा के उसको पानी में रख दो। अब मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा बताओ फ्रिंज विड्थ के साथ क्या होगा, फ्रिंज विड्थ
कम हो जाएंगी, घटेंगी, बढ़ेंगी या फिर एज इट इज रहेंगी? तो क्या हो जाएगा फ्रिंज विड्थ? खुद देखो, कम हो कम हो गई, कितने से कम हो गई? बाय म्यू से। कम होने का रीजन क्या है? कि वेवलेंथ कम हो जाएगी। पानी में भी, पानी में तुम्हारी लाइट की वेवलेंथ कम हो जाएगी, इसका मतलब किसी और मीडियम में जाओगे तो लाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, है ना? कल ही पढ़ा था ईएम वेव्स में कि स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में जाने से कम हो जाती है, कितने से? बाय म्यू से। पढ़ा था कल? डी यस मैम। किसके बराबर था? सी बाय म्यू के बराबर। तो ये वही रीजन है यहाँ पर भी, ठीक है। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम ऑर्डर से मतलब है कि हमारे पास, मान लो मैं तुमसे कहती हूँ कि बेटा मेरे पास बताओ स्मॉल डी की वैल्यू ये है, लैम्डा की वैल्यू ये है, मुझे इस स्क्रीन पर कितना मैक्सिमम ऑर्डर दिखेगा, मतलब कौन, मतलब मान लो ब्राइट फ्रिंज का कौन सा मैक्सिमम ऑर्डर दिख रहा है? थर्ड ब्राइट दिखेगा, फोर्थ दिखेगा, फिफ्थ दिखेगा, कितना ब्राइट दिखेगा, ठीक है। उसका मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला क्या है? एन मैक्सिमा किसके बराबर है? डी बाय लैम्डा के। ये याद होना चाहिए, किसके बराबर है? डी बाय लैम्डा। क्या है ये? दोबारा सुन लो। मान लो मेरे पास एक स्क्रीन है, मैं तुमसे कह रही हूं कि बेटा मेरे पास स्मॉल डी की वैल्यू है ये, लैम्डा की वैल्यू है ये, मुझे ये बता दो क्या क्या बता दो मुझे ये बता दो कि इस स्क्रीन पर कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा दिखेंगे? लास्ट कौन से ऑर्डर का दिखेगा? थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर का मतलब है कि लास्ट थर्ड ब्राइट दिख रहा होगा, है ना? लास्ट फोर्थ ब्राइट दिख रहा होगा। ये मैक्सिमा है ना, तो मैक्सिमा मतलब ब्राइट। अगर मान लो ये डी बाय लैम्डा करने से 2 आ गया, इसका मतलब क्या है? डी बाय लैम्डा को अगर 2 करा, इसका मतलब क्या है? हाँ बोलो, डी बाय लैम्डा को 2 करा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्क्रीन पर सिर्फ सेकंड मैक्सिमा ही दिखेगा, उसके बाद कुछ नहीं दिखेगा। डी बाय लैम्डा करा तो उसके बाद अगर वैल्यू 3 आई, इसका मतलब क्या है? कि स्क्रीन पर सिर्फ 3 ही मैक्सिमा दिखेंगे, उससे ज्यादा मैक्सिमा नहीं मिलेगा। बस बात समझ में आई? अब तो समझ में आएगा। अगर डी बाय लैम्डा करने से मुझे 4 मिल गया, इसका मतलब कि 4 ही मैक्सिमा दिखेंगे, उससे ज्यादा ऑर्डर का मैक्सिमा उस स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। बात समझ में आ गई अब? ओके। यस मैम। मिनिमा के लिए क्या करना है? मिनिमा का फॉर्मूला है डी बाय लैम्डा में आधा और ऐड कर दो, डी बाय लैम्डा प्लस 1/2, ठीक है। अब इसमें डी बाय लैम्डा प्लस 1/2 कर दिया। मान लो ये वैल्यू 4.5 आ जाती है, 5.5 आ जाती है, तो इसमें जो तुम्हारा हाईएस्ट ऑर्डर का इंटीजर है वो लेना है बस, ठीक है। इसमें जो मेरे पास हाईएस्ट ऑर्डर का जो आगे इंटीजर बनता है हम इसे ले लेंगे, ओनली इंटीजर फ्रैक्शन में, ठीक है। अब देखो, जैसे ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरे पास डी की वैल्यू 1 मीटर है, कैपिटल डी, स्मॉल डी 1 mm है, लैम्डा 1/2 mm है, ठीक है। तो बताओ फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कि मुझे इस स्क्रीन पर कितने, ध्यान से सुनो, मैक्सिमम मिलेंगे, कितने मिनिमा मिलेंगे, ये पूछा है। बताओ, करो डी बाय लैम्डा करो बेटा, मैक्सिमा कितना आया डी बाय लैम्डा करने से? 2 आया। तो क्या था? 2 क्या था? मैम 2 मैक्सिमम मिलेंगे, इसका मतलब ये है। इसका मतलब 2 मैक्सिमा मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने होंगे? टोटल मैक्सिमा, सेंटर मैक्सिमा से 2 ऊपर 2 नीचे, तो कितने हुए टोटल मैक्सिमा? 4 है। 5। बीच में भी तो है सेंटर मैक्सिमा। तो देखो 2 Yes, का ma'am. मतलब है कि 2 मैक्सिमा आया, तो एक तो सेंटर मैक्सिमा, 2 ये ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट, 2 इसके नीचे मिलेंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो इसका मतलब टोटल कितने बने? टोटल मैक्सिमा 5। हाँ, टोटल मैक्सिमा 5 मिले, वो ऑर्डर था। जो मैंने डी बाय लैम्डा लिखाया था वो था ऑर्डर, कि मैक्सिमम कौन सा फ्रिंज, कौन सा ऑर्डर दिखेगा, तो सेकंड ऑर्डर दिखेगा। समझ में आ गई? ओके। मिनिमा का बताओ, मिनिमा कितना दिखेगा? मिनिमा कितना आएगा? डी बाय लैम्डा मैम 1 आएगा। कितना? डी बाय लैम्डा में हाफ ऐड करो, 2 में प्लस हाफ 2.5। 2.5 में क्या लेना है? ओनली 2 लेंगे ना? 2। यस मैम 2 आएंगे। 2 आया। डार्क। अब मिनिमा बताओ, टोटल नंबर ऑफ मिनिमा, ये तो ऑर्डर हो गया, देखो 2 तो ऑर्डर हो गया, 2 डार्क दिखेंगे। ऑर्डर कितना, नंबर कितना होगा?
मैम 4 आएंगे डार्क। चार, चार, क्योंकि इस बीच में कोई मैक्सिमा नहीं होता है ना, बीच में कोई डार्क नहीं होता, तो पहला डार्क, सेकंड डार्क, फिर इसके नीचे 2 डार्क, तो टोटल नंबर कितने हुए डार्क के? 4। 4 4 4। फिर आता है मिसिंग वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट। मिसिंग वेवलेंथ याद है कि मिसिंग वेवलेंथ में क्या करते थे, क्या करते थे भाई? चाय का कप। मिसिंग वेवलेंथ में क्या करते थे, कुछ याद है? कि मेरे पास अगर ये 2 स्लिट हैं और मान लो ये स्लिट 1 और ये स्लिट 2, राइट? ये 2 स्लिट्स हैं हमारे पास, स्लिट 1 और स्लिट 2। अब इस यहां पर देखो, इस पॉइंट पर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस स्लिट के सामने, इस स्लिट के सामने कौन सी वेवलेंथ होंगी जो मिस हो जाएंगी? ठीक है, इस स्लिट के सामने कौन सी वेवलेंथ होंगी जो मिस हो जाएंगी? मान लो अब ये सेंटर मैक्सिमा बनेगा यहाँ पे, ये मेरा यहाँ पर सेंटर मैक्सिमा बना होगा। अब भाई सेंटर मैक्सिमा से यही तो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं y। मान लो स्लिट 1 के जो सामने डिस्टेंस है सेंटर मैक्सिमा से y है। बेटा ये अगर टोटल डिस्टेंस d होता है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d/2। 2 दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस d, तो उनके बीच का डिस्टेंस आधा आधा ना, d/2 d/2। तो यानी ये y की वैल्यू यहाँ से d/2 आ गई। ठीक है, मिसिंग वेवलेंथ का मतलब क्या है कि S1 के आगे उन वेवलेंथ का डार्क बन रहा होगा ना। बात सुनो, सवाल को घुमा दिया मिसिंग वेवलेंथ कह के, इसका मतलब क्या है, वो कौन सी वेवलेंथ है, कौन सी नंबर की वेवलेंथ है जहां पर S1 के सामने उनका क्या बन रहा है? डार्क बन रहा है, राइट? डार्क बन रहा है कि वो वेवलेंथ मिस हो गई, करेक्ट? तो देखो फेज्ड मैं अगर लिखूंगी कि मेरे पास जो पाथ डिफरेंस आया डेल्टा एक्स किसके बराबर आया? dy बाय कैपिटल डी, है ना? डी डेल्टा एक्स किसके बराबर आया? dy बाय डी, यही तो पढ़ के आए थे अभी। अब ये डेल्टा एक्स कौन सा रूल फॉलो करेगा? डेल्टा एक्स बोलो, डेल्टा एक्स किसका रूल फॉलो करेगा? अरे मिसिंग वेवलेंथ का ना, मिसिंग मतलब डार्क का, है ना? डार्क वाला, डार्क किस में मिलेगा? जब पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होगा? 2n+1 λ/2 के बराबर होगा, है ना? 2n+1 λ/2 के बराबर होगा। तो ये dy/d पार्ट डिफरेंस एज इट इज। भाई ये वाली टर्म याद रखना, जब हम YDSC करते हैं तो मेरे पास ये d sin थीटा इक्वल्स टू डेल्टा एक्स आता है ना, ये चीज याद होनी चाहिए। फिर हम इस डेल्टा एक्स को क्या लिखते हैं? d एज इट इज। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा? y/D। ये चीज याद रखो, इस डेल्टा एक्स को चेंज कर सकते हो। कितना? अगर मुझे मैक्सिमा चाहिए तो डेल्टा एक्स n लैम्डा, अगर मुझे मिनिमा चाहिए तो डेल्टा एक्स 2n+1 λ/2 हो जाएगा। बोलो यही तो होगा, क्लियर? हेलो, यस मैम ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डेल्टा एक्स का डार्क वाला कंडीशन रख दिया 2n+1 λ/2 dy/d एज इट इज। अभी ये y किसके बराबर आया था? अभी बताया था मैंने तुम्हें कि बेटा y किसके बराबर हो जाएगा। देखो ये y मैं इधर ले गई, बाकी चीजें इधर की तरफ आ गई। y की वैल्यू रख दो d/2, y की वैल्यू d/2 रखने के बाद तुम्हें वेवलेंथ मिल जाएंगी जो मिसिंग होंगी। क्या है लैम्डा की वैल्यू? d²/2n+1 कैपिटल D। d² वही है तुम्हारे 2 स्लिट्स के बीच की दूरी। n तुम्हें कौन से ऑर्डर का चाहिए? पहले n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, फिर 3 रखो, फिर 4 रखो, वो सारी वेवलेंथ आ जाएंगी। कैपिटल D तुम्हारी स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी है। बात समझ में आ गई? तो लैम्डा ये हो गया आ जाएगा, ठीक है। यस मैम। कुछ कुछ डेरिवेशन नहीं है इसमें, बस डेल्टा एक्स को वही तुम्हारा dy/d, डेल्टा एक्स में डार्क वाली कंडीशन रख दो, बस y की वैल्यू को d/2 रख दो, दैट्स इट। बाकी n की वैल्यू चेंज करते जाओ, तुम्हें मिसिंग वेवलेंथ मिलती चली जाएंगी। फिर आता है इंटेंसिटी और स्लिट के बीच में। देखो क्या लिखा हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग थ्रू द स्लिट। स्लिट है, स्लिट का विड्थ होता है, जैसे a और d यूज करते आ रहे हैं, तो जो स्लिट की विड्थ है इंटेंसिटी उसके प्रोपोर्शनल है। देखो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ स्लिट, ये रहा।
इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ। इंटेंसिटी विड्थ के प्रोपोर्शनल है तो विड्थ किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो ये रिलेशन याद रखना। जैसे यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन भी कराया है, देखो विड्थ आर इन द रेशो, विड्थ का रेशो 1:4 दिया हुआ है, मुझे तुम्हें आई मैक्स आई मिनिमा अपॉन आई मैक्स का रेशो निकालना है। बताओ चलो, फॉर्मूला तुम्हारी स्क्रीन पर है। तुम्हें विड्थ का रेशो दे रखा है 1/4, मैक्सिमा टू मिनिमा का रेशो बताओ कितना होगा। आई मैक्सिमा अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2, आई मिनिमा अंडर रूट ऑफ I1 माइनस I2, है ना। तो क्या आएगा आंसर बताओ। मैम इनके रेशो को कंट्रास्ट भी बोलते हैं ना। कैसे? हाँ, हमें संबंध सर ने बताया था कि मिनिमम और मैक्सिमम के रेशो को हाँ, कंट्रास्ट बोल सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब ज्यादा, इंटेंसिटी मिनिमम मतलब कम, कॉन्ट्रास्ट बोल मैम सकते 4/9 ना। नहीं, 1/9 हाँ 1/9 है ना, 1/9। Yes, ma'am. तो बस I1 माइनस I2 करना है, एक 1 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा, है ना। एक की वैल्यू 1 हो जाएगी और एक की 4, तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो 2 में से एक घटाओगे तो 1 का स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट I1 प्लस I2, वही हो जाएगा ना। देखो I1 की वैल्यू एक तो एक हो गई और एक की कितनी हो जाएगी, I1 एक तो रूट एक 1 हो गया माइनस एक रूट 4 हो जाएगा अपॉन रूट 1 प्लस रूट 4 इनके होल स्क्वायर, है ना। 1 का 1, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, 2 में से एक घटाओगे एक, एक का स्क्वायर 1। ये देखो 4 का रूट 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या आ जाएगा 1:9। क्लियर हुआ भाई, यही Yes, तो। ma'am. अब देखो जो ये तुम्हारा जो तुम्हारा वेवलेंथ जो सॉरी वेवलेंथ कह रहे हैं, सॉरी, ये जो दो वाइड डीएससी में हमारे पास ये स्लिट होती हैं S1 और S2, और ये मेरे पास स्क्रीन होती है ना। तो यहाँ पर मेरे पास जो ये इंटरफेरेंस का पैटर्न बनता है, इसकी शेप क्या होती है, देखो इस तरीके का पैटर्न बनेगा। इसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल नहीं होती, याद रखना। इसकी शेप होती है हाइपर पैराबोलिक। कैसी शेप होगी भाई, हाइपर पैराबोलिक शेप होगी। बात आई समझ में। Yes, ma'am. फिर हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं दो स्लिट के सामने एक स्क्रीन रख देती हूँ, है ना, दो स्लिट के सामने अगर एक स्क्रीन रख दी जाती है तो क्या होगा, शिफ्ट किसके बराबर हो जाएगा, μ-1 t कैपिटल D अपॉन D, है ना। इतना तुम्हारा पैटर्न शिफ्ट कर जाता है। मान लो ये सेंटर मैक्सिमा है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि मैंने अपनी स्क्रीन के आगे एक स्लैब लगा दी जिसकी थिकनेस T है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका म्यू है, मुझे बताओ सेंटर मैक्सिमा कितने से शिफ्ट हो जाएगा या हर पैटर्न कितने से शिफ्ट कर जाएगा। तो बेटा शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, μ-1। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, T क्या है, थिकनेस, कैपिटल D क्या है, ये डिस्टेंस स्क्रीन से स्लिट की, और स्मॉल d क्या है तुम्हारा, ये वाला डिस्टेंस S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस। अब मैं पूछ रहा हूँ बताओ कितनी फ्रिंज शिफ्ट करके होंगी, नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस के लिए इस शिफ्ट को किससे डिवाइड कर देना, बीटा से। शिफ्ट को बीटा से डिवाइड कर दूंगी तो क्या मिलेगा, μ-1 t अपॉन लैम्डा। बात समझ में आ गई। इसका फॉर्मूला Yes, ma'am. और इसका फॉर्मूला देखो कैसे लिखते थे कि जो सेंटर मैक्सिमा है, सेंटर मैक्सिमा में यहाँ पर ये S1 आया और ये S2 आया। क्लियर। पहले कितना पाथ डिफरेंस आ रहा था भाई S1 और S2 के बीच में, आप लिखते थे जो डेल्टा x आ रहा था कितना था, y/d। ठीक है, प्लस ये पाथ डिफरेंस कितना ऐड करेगी तुम्हारी स्लिट, t μ-1, यही तो होगा। सेंटर मैक्सिमा पे डेल्टा x क्या होना चाहिए, सेंटर मैक्सिमा पे, सेंटर मैक्सिमा में पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए। भाई देखो पहले पाथ डिफरेंस y/d था, स्लिट के लगने के बाद ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है ना, कितना, स्लैब का t μ-1, ये एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस तुम्हारी स्लैब ने क्रिएट कर दिया, कितना, t μ-1। ठीक है यहाँ पे t थिकनेस है, जो ये आपने स्लैब ऐड करी है ना बेटा, ये जो स्लैब ऐड करी है ये इसकी थिकनेस है t। ठीक है, म्यू इसी स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, t क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब, और म्यू क्या है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब, ठीक है। ओके, अब हमें पता है कि सेंटर मैक्सिमा में पाथ डिफरेंस शुड बी जीरो। अगर पाथ डिफरेंस जीरो है तो इसका मतलब वाई डी अपॉन डी इक्वल्स टू माइनस टी म्यू माइनस 1, यही होना चाहिए, हाँ या ना। y की वैल्यू निकालो, y कितना हो जाएगा, मैं d को इधर ले जाऊं, स्मॉल d को इधर ले आऊं, बस खत्म। ये याद नहीं रहता तो, याद नहीं रहता तो ये तो याद रहेगा कि y d बाई डी में किस सिर्फ क्या ऐड करना है, स्लैब का चेंज। ये तो तुमने उसमें भी पढ़ा है भाई, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, कि अगर मैं स्लैब ऐड कर देती हूँ तो स्लैब से चीजें शिफ्ट हो जाती हैं, ऑब्जेक्ट का शिफ्ट हो जाता है ना, कितने से शिफ्ट होता है, टी म्यू माइनस 1, वहां भी तो यही होता है, डेल्टा एक्स है ना, टी म्यू माइनस 1। तो ये तुम्हें ये टर्म याद करनी है, तो वाई ये आ गया, बस क्या था इसमें, ठीक है। ओके, तो ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस साइन से कुछ नहीं है, तुम बस इतना याद रखो, अगर तुमने ऊपर वाली स्लैब में, सॉरी, अगर तुमने ऊपर वाली स्लिट में स्लैब लगाई है, मान लो ऊपर S1 है, S1 के सामने अगर तुमने ग्लास स्लैब लगा दी तो क्या होगा, जो सेंटर मैक्सिमा होगा वो कहाँ शिफ्ट होगा, ऊपर। अगर तुमने S2 यानी नीचे वाली स्लिट के सामने स्लैब लगाई है तो सेंटर मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट होगा, नीचे, ठीक है। जिसके सामने लगाओगे उतने में ही मैक्सिमा शिफ्ट आएगा। मान लो बेटा अगर दोनों में लगा दी तो क्या करोगे, बोलो, अगर दोनों में लगा दी तो क्या करोगे, तो अलग अलग निकालोगे। मान लो S1 का आया 6, S1 की वैल्यू आई सपोज करो 6 mm, S2 की वैल्यू आई सपोज करो 4 mm, तो नेट शिफ्ट किसकी वजह से आया है, S1 की वजह से, बट वो कितना आया है, S1 मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट आएगा, बट अब की बार वो 6 नहीं आएगा, कितना आएगा, सिर्फ 2 आएगा, है ना। तो अगर दोनों स्लिट के सामने भी लगा देंगे तो घबराना मत, दोनों का अलग अलग निकाल लो, तुम्हें प्लस माइनस करना आता है कि अगर S1 का ज्यादा है तो इसका मतलब S1 ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, तो नेट शिफ्ट ऊपर आएगा, कितना आएगा, माइनस कर देना, 6 में से 4, है ना। अगर S2 6 हो जाए, अगर मान लो अब S2 6 कर दूं, मान लो S2 हो गया 10 mm, ऊपर S1 आ गया 5 mm, तो इसका मतलब 10 mm बड़ा है, इसका मतलब S2 ज्यादा शिफ्ट करेगा, S2 ज्यादा शिफ्ट करेगा मतलब अब की बार मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट आएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, बट कितने से, 10 से नहीं होगा, सिर्फ 5 से होगा, है ना। तो अगर तुम्हें दोनों के सामने भी स्लैब लगा के दे दे तो घबराना नहीं है। ओके, फिर आता है अपना डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में क्या करते हैं हम लोग, हम तो मैम पढ़ के आए हो तुम लोग, कुछ फॉर्मूले वॉर्मूले याद है कि एकदम नया नया लग रहा है सब कुछ, हेलो, याद है मैम। याद है कुछ तो। वेरी गुड। अब मैं तुम्हें क्वेश्चंस भी दूंगी सॉल्व करने के लिए, वो क्वेश्चंस भी करने हैं तुम्हें आज घर बैठ के, ठीक है। मैं अगर जो नहीं होते हैं वो तुम्हें फिर पूछने भी हैं। डिफ्रैक्शन, लास्ट आता है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या है भाई, डिफ्रैक्शन है अगर सिंगल स्लिट रखी होती है, तो याद रखना कई बार डिफ्रैक्शन शब्द यूज ना करके सिंगल स्लिट यूज कर लेंगे, तो सिंगल स्लिट से ही डिफ्रैक्शन होता है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ही तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या होगा, मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन वही है। तो डिफ्रैक्शन में a sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, n लैम्डा के, लैम्डा a sin थीटा n लैम्डा के बराबर। n लैम्डा में ये कौन सी कंडीशन होगी, मिनिमा की, ठीक है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज अलग हो जाती हैं, तो a sin थीटा बराबर हो जाएगा, a क्या है, अब a तो पूछो क्या है, जो तुम्हारी सिंगल स्लिट है ना S1, ये उसी की ही विड्थ है क्या, a, ठीक है। अब n लैम्डा ये तुम्हारा मिनिमा की कंडीशन आएगी, n की वैल्यू 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, ये सब क्या मिलेगा बेटा, मिनिमा रखेगा, उल्टा हो जाएगा एज कंपेयर टू YDSC, ठीक है। साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, लैम्डा बाय ए के, थीटा बहुत छोटा होता है तो थीटा किसके बराबर आ गया, लैम्डा बाय ए, यही क्या है, एंगुलर, इसको और क्या बोलते हो बेटा, एंगुलर विड्थ भी इसी को बोलेंगे। मैं तुमसे कहती हूँ बताओ, अगर मेरे पास सेकंड मिनिमा है तो उसकी एंगुलर विड्थ क्या होगी, जल्दी बोलो क्या होगी सेकंड मिनिमा की एंगुलर विड्थ, एन लैम्डा लिखा हुआ है ना, तो सेकंड मिनिमा n इक्वल्स टू 2 पे मिलेगा, तो सेकंड मिनिमा के लिए एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगी, थीटा 2 लैम्डा बाय ए। थर्ड मिनिमा के लिए थीटा 3 क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा। लैम्डा बाई हाँ, ये सब तुम्हारे मिनिमा की हैं, जैसे उसमें होता था, अभी तुम्हें एंगुलर विड्थ सिखाई थी IDSC में, सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, वहां भी लैम्डा बाय ए था, यहाँ भी लैम्डा बाय ए है, बस n की वैल्यू रखते चले जाना, ठीक है। सिमिलरली अब बात आती है मैक्सिमा की, मैक्सिमा का केस थोड़ा बनता है यहाँ अलग। मैक्सिमा का केस क्या होगा, देखो मैक्सिमा का अगर n लैम्डा पे मिनिमा मिल रहा है तो मैक्सिमा कहाँ मिलेगा बेटा, 2n + 1 लैम्डा बाय 2 पे,
इतना तो समझ आ गई, दो ही चीजें हैं, एन लैम्डा या 2n + 1 लैम्डा बाई 2। अगर 2n लैम्डा पे मैक्सिमम मिल रहा है तो मिनिमा कहाँ मिलेगा, सॉरी मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, 2n + 1 लैम्डा बाई 2 पे। अब देखो मैक्सिमा में दो चीजें आती हैं, क्या, जल्दी बोलो क्या आएगा मैक्सिमा में, दो चीजें, एक तो ये सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, हाँ, एक तो सेंट्रल यस मैक्सिमा, मैम। और सेंट्रल मैक्सिमा के आजू बाजू, ये कलर तो बेकार लग रहा है, ये कलर भर लेते हैं, ये फर्स्ट, ये तुम्हारा क्या होगा, फर्स्ट डार्क, फिर बेटा यहाँ पर फर्स्ट डार्क आया, फर्स्ट डार्क के ऊपर क्या आएगा, अब पहला क्या है, ब्राइट। पहला सेकेंडरी मैक्सिमा, यहाँ पर उसको क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी मैक्सिमा। यहाँ पर फिर फर्स्ट डार्क के बाद क्या आया, पहला सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर सेकेंड डार्क आएगा, फिर यहाँ पर सेकेंड डार्क आएगा, सेकेंड डार्क के बाद क्या आएगा, सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, तो जो तुम्हारा जो ये आजू बाजू का मैक्सिमा है, इसको क्या नाम दिया है, आजू बाजू के मैक्सिमा को सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, और जो बीच वाला है उसको क्या नाम दिया है, सेंट्रल मैक्सिमा। क्लियर हुआ ये, इसको क्या नाम दिया है, सेंट्रल मैक्सिमा का नाम दिया है। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है? यस मैम। यस ओके अब मेरी बात आई कि जो तुमने लिखा है यहाँ पर देखो, जो a sin थीटा इक्वल्स टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू 0 रखूं कि 1 रखूं, जल्दी बोलो, सेंट्रल मैक्सिमा पहला कहाँ मिलेगा, लैम्डा बाई 2 पे या 3 लैम्डा बाई 2 पे, बोलो भाई, n क्या, मैम रीड करना। 3 लैम्डा क्या कह रहे हो धनंजय? मैम कुछ नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या बोला आपने? हाँ देखो, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास मैक्सिमा की कंडीशन है कि a sin थीटा शुड बी इक्वल्स टू 2n + 1 लैम्डा बाई 3 लैम्डा बाई 2 पे। हाँ, अब सवाल है कि n की वैल्यू 0 रखें या कि n की वैल्यू 1 रखें, दोनों रख सकते हैं। अगर n की वैल्यू 0 रखोगे तो लैम्डा बाई 2 मिलेगा, बट याद रखना n इक्वल्स टू 0 पर मैक्सिमा नहीं मिलेगा, है ना। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू डायरेक्ट क्या रखनी पड़ेगी, 1। तो यानी सेंट्रल मैक्सिमा कब मिलेगा, 3 लैम्डा बाई 2a पे, कब मिलेगा, 3 लैम्डा बाई 2a। ये किसकी कंडीशन है, सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन है, ये मत भूलना। कई बार जल्दी जल्दी में लैम्डा बाई 2 करके आ जाते हैं, सवाल पूरा गड़बड़। ठीक है, तो कहाँ मिलेगा सेंट्रल मैक्सिमा, 3 लैम्डा बाई 2। इसका मतलब पहला सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, n की वैल्यू 2 पर, n की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना बनेगा, 5 बाई 2 लैम्डा। 2 लैम्डा। हाँ, फिर क्या चीज याद रखनी है, अब मुझे बताओ YDSC में, लास्ट टॉपिक बच गया है, 2 मिनट सुन लो। YDSC में सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी होती थी, जल्दी बताओ, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन YDSC। हेलो, हाँ बोलो, हेलो, अरे YDSC में सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या होती थी, विड्थ, अच्छा उसकी बताओ, ब्राइट और डार्क की विड्थ बताओ कितनी होती थी। मैम लैम्डा डी बाई डी। हाँ, लैम्डा डी बाई डी ना, फ्रिंज विड्थ। यस मैम। तो ब्राइट की भी लैम्डा डी बाई डी होती थी, और डार्क की भी लैम्डा डी बाई डी होती थी। सेंटर मैक्सिमा की भी लैम्डा डी बाई डी होती थी। वहां पर सबकी फ्रिंज विड्थ क्या है, बराबर है, कहाँ पर, YDSC में, YDSC में सबकी फ्रिंज विड्थ बराबर है ना। लेकिन यहाँ पर डिफ्रैक्शन में क्या होगा, डिफ्रैक्शन में जो तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी फ्रिंज विड्थ डबल होगी, क्या होगी, उसकी फ्रिंज विड्थ डबल होगी। देखो यहाँ पर जो साइड में लिखा हुआ है, एंगुलर विड्थ कितनी है, अब सबकी विड्थ कितनी थी, ओनली लैम्डा बाय ए थी ना, सबकी लैम्डा बाय ए थी, तो इसकी कितनी है, 2 लैम्डा बाय ए, किसकी है, 2 लैम्डा बाय ए। बात समझ में आ गई। लीनियर विड्थ के लिए क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, डी मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बीटा बन जाएगा। तो यानी इसका लीनियर विड्थ बीटा किसके बराबर है भाई, इसकी लीनियर विड्थ 2 बीटा के बराबर है, ये याद रखना है। बाकी जो इसके सिंपल है, सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा जो सेकेंडरी मैक्सिमा है या तुम्हारे डार्क हैं, उनकी फ्रिंज विड्थ अभी भी बीटा है। कितनी है फ्रिंज विड्थ, बीटा। एंगुलर विड्थ कितनी है, लैम्डा अपॉन ए, जैसे उसमें थी ना, वहां पर YDSC में एंगुलर विड्थ कितनी बताई थी, लैम्डा अपॉन ए ही बताई, और यहाँ भी लैम्डा अपॉन ए ही है।
बस सेंट्रल की डबल हो जाती है, कितनी, 2 टाइम्स हो जाएगी। बस इसीलिए डिफ्रैक्शन थोड़ा अलग हो जाता है दो चीजों की वजह से। एक तो जो मैक्सिमा है सेंट्रल वाला वो n=1 पे मिलेगा, और सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ भी डबल है और लीनियर विड्थ भी डबल है। तो एंगुलर विड्थ मतलब जो लैम्डा बाय ए थी वो यहाँ पर 2 लैम्डा बाय ए हो जाएगी, बीटा जो वहां पर सिर्फ लैम्डा डी अपॉन ए थी वो यहाँ पर 2 लैम्डा डी अपॉन ए हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ है। बाकी डिफरेंस बताओ डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में। डिफ्रैक्शन में क्या होगा, डिफ्रैक्शन में एम्पलीट्यूड घटता चला जाएगा, इंटेंसिटी घटती चली जाएगी बेटा, फ्रिंजेस की इंटेंसिटी घटती चली जाएगी डिफ्रैक्शन में, जबकि इंटरफेरेंस में सबकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, बराबर रहेगी, है ना। सिखाया था कि इंटरफेरेंस में सबकी इंटेंसिटी बराबर रहेगी, मतलब सेम ब्राइट सेम डार्क, लेकिन डिफ्रैक्शन में घटती चली जाएगी, है ना। और जो डार्क है डिफ्रैक्शन में क्या होगा, डिफ्रैक्शन में जो डार्क है वो प्योर डार्क नहीं मिलेगा, यहाँ पर कुछ चीजें ओवरलैप कर जाती हैं। तो बस यही 2-3 चीजें हैं। तो मैंने तुम्हें थ्योरी तो इस चैप्टर की कंप्लीट करा दी है। बच्चे क्वेश्चन जरूर लगा लेना, वरना ये थ्योरी किसी काम की नहीं है। थ्योरी तो क्या ही थी, मैंने सारे क्वेश्चंस कराए, एक एक फॉर्मूला करवा दिया, कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, इसके जो साथ के क्वेश्चंस जो अटैच हैं ये क्वेश्चंस कर लेना, और इसके अलावा देखो ये कितने क्वेश्चंस हैं, ये तो मुझे तुम्हें क्लास में ही कराने थे, बट समय की कमी की वजह से नहीं करा पाई। दूसरी क्लास में तो हो गए थे। ये 4-5 क्वेश्चन कर लेना, इसके अलावा एक वर्कशीट दूंगी वो और कर लेना। ठीक है, ओके मैम। जो क्वेश्चंस नहीं होते हैं वो जब भी मैं अगली क्लास में आऊंगी या तुम्हारी अगली क्लास जो होंगी वो समांतर सर लेंगे, उनसे आप पूछ लेना। ठीक है, क्यों? मैं लीव पे जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए। ठीक है, गॉट इट। मैम। हाँ, ओके मैम। तो क्लासेस में रेगुलर रहना, असाइनमेंट चेक करते रहना, मैं सब जगह एक्टिव रहूंगी। अगर मुझे कोई भी बच्चा दिखेगा एब्सेंट है तो सीधा कॉल कर दूंगी आपसे। ठीक है, चलो ओके। तो इसी के साथ साथ तुम्हारा एक चैप्टर भी हमने 12th का कंप्लीट कर लिया। 5 चैप्टर एक हफ्ते में 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, यस मैम। अगले हफ्ते क्लास 11th पढ़ाई जाएगी, तो इसीलिए जो अभी तक पढ़ाया है 12th का ट्राई करना संडे तक रिवाइज कर लो। ठीक है, 11th स्टार्ट करा देंगे अगले हफ्ते। ठीक है, चलो बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम।